हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार में वैकेंसी आ चुकी है और उन सभी सभी बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन आपको पता है कि उसमें ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस ये सब जो टॉपिक दे रखे हैं, इसके लिए आपको बिहार की SCERT की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी 1 to 10th। तो आज यहाँ पर आपको सभी SCERT की सिलेबस की सारी बुक्स कराई जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है, ये ज्योग्राफी से लिया गया है क्लास 6 क्लास की से हमारा राज्य बिहार, जो कि इसमें स्पेशल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो NCERT और SCERT बेस्ड ही आएंगे। तो आप अगर इन बुक्स को पढ़ के जाते हो तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हमारा राज्य बिहार। आप इन्हें वहाँ की बुक्स किसी बच्चे से, अगर आप वहीं के हो तो किसी बच्चे से बुक्स लेके भी रीडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बताऊंगी। गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप अपने नक्शे में किसको ढूंढें, बिहार को ढूंढें। तो उन्होंने कहा कि जो बिहार है वो कहाँ पे है, पूर्व से पश्चिम तक। तो आप इसको देख सकते हो कहाँ पे है, पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई है तथा उत्तर से दक्षिण तक 244 किलोमीटर क्या है वो चौड़ा है। तो आप इसको देख सकते हो। जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स आएंगे मैं उनको हाईलाइट कर दूंगी और आप उनको अपनी नोटबुक्स में नोट्स बना के लिख सकते हो। जो भी टॉपिक्स हैं आपके इस सारे चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो हमारा बिहार है वो कहाँ पे है, पूर्व से पश्चिम तक उसकी लंबाई है 483 किलोमीटर्स एंड उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर्स। ऐसे ही इसमें आप आगे देखोगे इसके आसपास के राज्य कौन से हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश है, नेपाल एक कंट्री है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, आपको ये भी याद रखना है, पूर्व पश्चिम। दक्षिण में झारखंड है एंड पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये कितनी राज्य की सीमा से टच करता है, तीन राज्य हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं और एक क्या है, देश है। नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है हमारी इसमें क्या है, कुछ प्रशासनिक सीढ़ियाँ हैं। इसमें बड़े बड़े राज्य हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कितने मंडल हैं। जैसे आपके हर जगह कुछ न कुछ ज़िले होते हैं, कुछ मंडल होते हैं, कुछ प्रखंड होते हैं। ऐसे ही इसमें ज़िलों को 9 प्रमंडल में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें क्या है, 9 प्रमंडल हैं। उन प्रमंडल में 38 क्या है, हमारे ज़िले हैं और एक नया ज़िला बना है 38वां, उसका नाम आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। और एक ज़िले में कई प्रमंडल होते हैं। तो इसमें आपको पता होगा एक प्रमंडल में आपके में कई ज़िले होते हैं और ज़िलों के अंदर हमारे अनुमंडल होते हैं। अनुमंडलों में भी हमारे क्या होते हैं, कई प्रखंड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 9 तो हमारे प्रमंडल हैं और हमारे 534 क्या है, प्रखंड हैं। आपको सिर्फ ये 2 डिजिट्स याद रखनी है कि जो हमारे टोटल ज़िले कितने हैं, 38 हैं, प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं, प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534 है। ये आप बिहार का नक्शा देख सकते हो। इसमें मैं आपको और आगे चल के अच्छे से बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारा बिहार की जलवायु कैसी है। जो बिहार की जलवायु है, पूर्व में गर्म और आर्द्र है और पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु। आपको ये भी याद रखना है, गर्म दोनों में है, लेकिन पूर्व में गर्म और आर्द्र है, पश्चिम में गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की जलवायु मानसूनी होती है। यहाँ 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है। अभी ये बच्चों की स्टोरी है कि जैसे गर्मी आ जाती है यहाँ के लोग क्या करते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, होली के बाद गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो कि आपके यहाँ भी पड़ती है, जून तक पड़ती है। उसके बाद फिर बारिश का वो आ जाता है। हमारे यहाँ भी लू चलती हैं, कभी कभी हल्की वर्षा होती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ये कॉमन है, जो हर किसी के यहाँ डेली ये सब होता है। तो आप ये सब को ना पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा वर्षा कब आती है। तो आप सभी को पता है कि मई के बाद जब जून स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे हमारी क्या है, बारिश होती है। यहाँ पे क्या है, अक्टूबर में भी बारिश होती है। ठीक है। हमारे यहाँ सावन के बाद बारिश कम हो जाती है। नदियों में तूफान आता है, किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इसमें आप फसल वगैरह देख सकते हो। जो नेपाल की तरह में पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद नदियाँ अपने साथ कुछ मिट्टी और कंकड़ ले आती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ के आसपास का इलाका क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ पे उसने एक बच्चा है, उसने पूछा कि आपने राज्य में तो बाढ़ भी खूब आती है। गुरुजी ने बताया बाढ़ का मूल स्रोत क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी नदी होती हैं। गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करहा, महानंदी, कोसी इत्यादि यहाँ नदियाँ हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ कितनी नदियाँ हैं।
गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करहे, महानंदा, ये इसकी नदियाँ हैं जिनका उद्गम सबका नेपाल में से है और इनकी वजह से यहाँ क्या होती है, बाढ़ आती है, बारिश होती है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच में लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्र में लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो आपको इसमें ये क्या याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिला है वो, और मधुबनी में दक्षिण से खगड़िया तक जो 10 किलोमीटर वाले चौड़े क्षेत्र में, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 3 से 4 मंथ तक बाहर चले जाते हैं जब यहाँ बाढ़ आती है, और फिर 4 मंथ बाद फिर वापस यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, बाढ़ में लोग ऐसे निकल जाते हैं, अपने शिविर लगाते हैं। तो इसलिए ये जो अपना घर होते हैं परमानेंट नहीं बनाते हैं, सिर्फ 8 महीने के लिए अपने परमानेंट घर बनाते हैं। उसके बाद है इसमें तटबंधों पर रहते हुए मवेशियों की दूध की बिक्री, बचाकर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं जब इनके यहाँ पे बाढ़ आ जाती है उस टाइम पे। इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। पानी उतरते ही ये लोग वापस अपने गांव में चले जाते हैं, और गांव में जाते ही जो पानी उतरता है तो वो कैसी मिट्टी छोड़ जाता है, बलुआ मिट्टी को छोड़ जाता है। तो उसमें ये लोग ककड़ी, परवल, मिश्रीकंद, तरबूज, दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन आदि फसलें क्या करते हैं, उगा लेते हैं। अगले 8 महीने के लिए फिर ये अपनी गृहस्थी जमा लेते हैं एंड 4 महीने बाढ़ की उसमें झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या है, बरसात पूरे राज्य के रूप में समान रहती है। एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता। ये हर जगह का है, कहीं बारिश आ रही होती है, कहीं नहीं आ रही होती है। ऐसे यहाँ पे भी कहीं बाढ़ आती है, कहीं नहीं आती है। तो जो इलाका हमने पढ़ा अभी, सहरसा, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सहरसा जिले और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक इस जो बीच में है, यहाँ पे बारिश और बाढ़ जो है वो ज़्यादा आती है। तो इस इलाके को आपको क्या है, याद करके रखना है कि वो आपसे पूछ सकता है कि बाढ़ किस ज़िले में अधिक आती है या फिर किस किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक आती है। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य के समान रूप से होती है? नहीं, पूरे राज्य में समान रूप से नहीं होती। कोसी प्रमंडल के जिलों में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठी करें। ये एक स्क्रैप बुक है, बच्चों को एक एक्टिविटी दी हुई है। टाल क्षेत्र का एक गांव। टाल क्षेत्र क्या है वो आप देख लेते हैं। पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बड़मिया मुकाम तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि टाल क्षेत्र का एरिया कितना है, तो आप इसको लिख सकते हो, फतुहा से बड़मिया मुकाम तक टाल क्षेत्र कहलाता है, और ये कहाँ पे है, पटना में है। ओके, पटना से पूर्व तक। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों में पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर तक फैल जाता है, एक बड़ा सा ताल दृश्य उपस्थित करता है। यह रेलगाड़ी से पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दिखाई देता है। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपेंगे तो नहीं, फिर खाओगे कैसे? रामधनी, यही नाम था उस आदमी का, जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हो। अरे ये ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता है, यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है, ज़मीन दलदली हो जाती है, तब इसमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये ताल क्षेत्र में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, रबी फसलें बोई जाती हैं। आपको ऐसे एक पॉइंट याद रखना है, सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जो भी मैंने येलो कर दिया है, अब उनको वापस बैग जाके अपनी नोटबुक में नोट्स बना के याद कर सकते हो। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों से मेड़ बचे रहते हैं? वह सुनकर हंसा। ऐसा कहीं हो सकता है? इसमें आगे कुछ नहीं है। जाड़े का मौसम की बात करते हैं। गुरुजी बात शुरू करते हैं इससे पहले ही संजय बोल पड़े। जाड़े में ठंड होती है, ये आप सभी को पता है। खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, गर्म पानी पीते हैं, चाय सब पसंद करते हैं, ऊन की बिक्री बढ़ जाती है, सब टोपी पहनते हैं। अब उसने पूछा कि जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो शीतलहरी में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 5 से 10 डिग्री हो जाता है। दोपहर तक कोहरा छाया रहता है, इसलिए लोग क्या दोपहर में धूप वगैरह में भी बैठते हैं, क्योंकि धूप वगैरह तेज़ नहीं लगती है। अपने राज्य बिहार में फेमस खेती कौन सी है? धान की खेती। आपको ये भी याद रखना है कि जो वहाँ की फेमस खेती है वो कौन सी है? धान है। धान से ही चावल होता है, ये हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलहन यानी तिल और दाल, ये सारे भी वहाँ पे क्या है, की जाती हैं। लेकिन अब आपको ये एक पॉइंट है वो याद रखना है, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ आपको जिससे याद रहे। वैशाली में क्या है, इन जिलों में होता है हमारा तंबाकू, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। और नेक्स्ट है हमारा छपरा, सिवान, गोपालगंज, इसमें हमारा होता है गन्ना। आपको याद रखना है, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में होता है आपका गन्ना। और ये है आपका पूर्णिया,
कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में हमारी होती है जूट की खेती। आपको बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें की जाती हैं। तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में तंबाकू एंड छपरा, सिपान, गोपालगंज में गन्ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में जूट की खेती। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पान के सपाटे बनाए जाते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी वन। बिहार में वनों की क्या कंडीशन है। तो बिहार में जो वन है वो कितने हैं, 6.4 भूभाग पर वन है पूरी भूमि के, यानी बिहार की जो टोटल लैंड है उसका 6.4% क्या है, हमारे वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिले में भी कुछ हिस्सों में जंगल है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि जंगल कहाँ कहाँ है। अररिया एंड पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से में जंगल है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ के जंगल इसमें मिलते हैं। जमुई और बांका जिले के में भी कुछ अंतर है। नवादा जिले में झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से में वन आच्छादित है। तो आपको पता होना चाहिए जो नवादा जिला है वो किससे टच हो रहा है, झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है। उसके बाद है हमारा तंबाकू। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? अब इसमें सरेसा का क्या मतलब है। सरेसा एक जगह है जहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग क्या करते हैं, तंबाकू बनाते हैं। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों पे दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण को बुलाता हूँ। तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो क्या करता था, तंबाकू ही बेचता था। तो उसने बताया कि आप बताओ सरेसा क्या है। तो उसने कहा, उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, सरेसा बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरेसा है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ओके, यह किसी खास गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इसका मतलब इसमें कई सारी चीज़ें आती है, लेकिन उन सबको हम एक साथ क्या बोल देते हैं, सरेसा बोल देते हैं, एक ही नाम में जोड़कर। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ का फेमस है। और यहाँ के जो लोग होते हैं सीधे तंबाकू को व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं, जिससे कई छोटे दुकानदारों की तंबाकू की बिक्री सही हो जाती है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत होते हैं, तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी कैसी होती है, चूना युक्त होती है। आपको सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एक सीधे हाथ में दूरी चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। इसमें ये प्रोसेस बताया हुआ है कि तंबाकू को हम कैसे उगाते हैं। बस आपको याद रखना है कि सरेसा इलाके क्या है जहाँ पे तंबाकू बनता है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मीठी चीनी कहाँ से आती है, आपको सभी को पता है, गुड़ से आती है। और गुड़ किससे आता है, गन्ने से आता है। तो यहाँ के लोग क्या है, बिहार के उत्तर पश्चिम में, वो क्या था, पूर्व में, बिहार के उत्तर पश्चिम में गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण पहुँचना होता है। वहाँ पर क्या बनाई जाती है, चीनी की मिलें, जहाँ से गुड़ और चीनी बनाई जाते हैं। ये आप देख सकते हो चीनी मिल का दृश्य। ईख की खेती होती है यहाँ पे। सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए होते हैं, वो चीनी की मिल तक जाते हैं, और चीनी की जो मिल होती है वो इनको खरीद लेती है, जिससे किसान का खर्चा चल जाता है। तो इसलिए लोग इस फसल को भी वहाँ पे करते हैं। और देखो, इस बच्ची ने बोला है, तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर भी सारण जिले में है, वहाँ चीनी भी मिले हैं और चॉकलेट भी बनती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे सारण जिले में भी क्या है, चीनी की मिलें हैं। वह जब भी आती हैं हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती हैं। ओके, उसके बाद है वन्य प्राणी। बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंगा जैसे अनेक जानवर यहाँ पाए जाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये आपको पता है। कभी कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। इसमें अब हमें देखना है कि कौन कौन से अभ्यारण्य यहाँ मिलते हैं। तो आपको ये याद करने की चीज़ है, वाल्मीकि अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभ्यारण्य, यानी कैमूर अभ्यारण्य वो कहाँ पे, रोहतास जिले में। नालंदा जिले का राजगीर अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच भीम अभ्यारण्य। तो आपको ये सारे याद होना चाहिए। इसके गर्म जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोनेरी नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच में नीलगाय को आप देख सकते हो। यहाँ पे गेहून, यानी कुछ किसकी हैं, नाग की, सांपों की स्पीसीज भी मिलती हैं, यानी कितने टाइप के सांप होते हैं, सांप की प्रजातियाँ, गेहून, कोबरा, करेत, धामिन, ये सभी मिलती हैं। यहाँ पे देश विदेशी पक्षियों के झुंड को भी देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित, यानी अगर आपसे पूछा जाए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, पटना में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे साइबर क्रेन भी कई बार आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। जनसंख्या आपको पता है कि हर 10 वर्ष बाद की जाती है, और हमारी लास्ट टाइम की जनगणना 2011 में की गई थी। उसके हिसाब से हमारी जो बिहार की पॉपुलेशन है वो कितनी है,
10,38,04,637, ये आपको याद रखना है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो पटना है और सबसे बड़ा नगर भी वही है। यहाँ पे कम से कम 20 लाख लोग रहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी वो कहाँ पे है? पटना के अंदर है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके बाद मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें हर चैप्टर के MCQs उसमें होंगे। सारे NCERT के MCQs आपको कराए जाएंगे। ये बिहार की SCERT की बुक है क्लास 6 की। धीरे धीरे हम डेली एक एक चैप्टर डालेंगे और आप इनको, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। ये देखो, ये आपको सारा, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको कर सकते हो। बिहार के डैश भाग पर वन का विस्तार है, ये अभी आया था बीच में 6.4। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। भीम बांध अभ्यारण्य की डैश की पहाड़ियों में, ये मैंने आपको अभी सारा बताया था। तो आपको ये क्या करना है, इसको रोक के गन्ना उत्पादक के ज़िले हैं, देखो कौन कौन से हैं। सरिशा क्षेत्र कहाँ है? जैसे मैंने आपको बताया था, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। तो आपको इसको रोक के मुझे ये सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख के बताने। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। बिहार की बेसिक नॉलेज इसमें सारी थी। आपके एग्ज़ाम में SCERT की बुक से ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो। अगर ये कोई और एग्ज़ाम होता लाइक CGL टाइप या फिर SSC टाइप, तो उसमें आपके और ज़्यादा डीपली आने के चांसेस थे। लेकिन ये आपका टीचिंग का एग्ज़ाम है जिसमें आपका टोटली बेस्ड आपका SCERT और NCERT होगा। ओके, बाय।